आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों ने हिंदी कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसी से संबंधित जो है आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने हिंदी कहानी पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, पूरे प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए हर प्रैक्टिस सेट का तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रैक्टिस सेट की जो है PDF आपको मिल जाएंगे विद आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती चलूँगी, ठीक है ना। आज का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने कहानी को किस नाम से पुकारा था। आपको बताना है प्रेमचंद जी ने कहानी को किस नाम से पुकारा था। राइट आंसर क्या होगा। प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी को किस नाम से पुकारा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गल्प नाम से पुकारा था। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कहानी में प्रमुखतः कितने तत्व होते हैं। आपको बताना है कहानी में कितने तत्व होते हैं, 2, 4, 5 या 6। कहानी में कितने तत्व होते हैं। राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा 6। 6 तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कथा वस्तु, दूसरा होता है चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल या पांचवा होता है उद्देश्य, छठा होता है शैली वातावरण। ठीक है ना, देखते हैं तीसरा प्रश्न, हिंदी कहानी का उद्भव कब से माना जाता है। आपको बताना है हिंदी कहानी का उद्भव कब से माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, हिंदी कहानी का उद्भव कब से माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा द्विवेदी युग से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। यह कथन जो है मुंशी प्रेमचंद का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है। आपको बताना है इनमें से हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। रानी केतकी की कहानी, इंदुमती या दुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती। इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपको बताना है इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 1900। 1900 हमारा सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के कहानीकार का क्या नाम है। मैंने सभी प्रश्नों को लिया है इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रही हूँ, इसलिए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, चाहती तो मैं 40 प्रश्न लेकर के और अलग से मैं बताती रहती, तो बात तो वही है दोनों। ठीक है ना, तो बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। इंदुमती कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी या चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है। इनमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है या चर्चा नहीं की गई है। ये जो है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट आंसर हो जाएगा कानों में कंगना। कानों में कंगना हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? आपको बताना है इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा 11 वर्ष का समय। आगे देखते हैं, शिवदान सिंह चौहान ने इनमें से किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? शिवदान सिंह चौहान ने इनमें से किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती कहानी को। इंदुमती कहानी को बताया है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष पहली बार किस पत्रिका में हुआ था? इंदुमती कहानी का प्रकाशन पहली बार किस पत्रिका में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने 1968 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। प्रस्तुत विचार किस लेखक का है? यह विचार या यह कथन जो है किस लेखक का है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार जो है यह कथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रणयिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, जिसे हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? यानी कि प्रणयिनी परिणय किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, इसको प्रथम कहानी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, गोपाल राय ने, देवी प्रसाद वर्मा ने या गोपाल राय ने? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें, है ना, तो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ। प्रणयिनी परिणय जो कहानी है, इसको पहली कहानी बच्चन सिंह ने माना है। ठीक है ना, तो डॉक्टर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, राइट आंसर हमारा, इसको यहाँ पे मैं काट देती हूँ, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 11 वर्ष का समय कहानी को शिल्प की दृष्टि से किसने हिंदी की प्रथम कहानी माना है? 11 वर्ष का समय कहानी को शिल्प की दृष्टि से किसने हिंदी की प्रथम कहानी माना है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को प्रथम कहानी किसने माना है? एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी किसने माना है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका देवी प्रसाद वर्मा ने माना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सन 1901 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है माधवराव सप्रे की कहानी है, लेकिन प्रथम कहानी इसको किसने माना है? तो ध्यान रखिएगा देवी प्रसाद वर्मा ने। क्वेश्चन है हमारा, यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? दुलाई वाली दलिया, है ना, इसकी लेखिका कौन है? तो बंग महिला। राइट आंसर बंग महिला होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का मूल नाम है? आपको बताना है राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का मूल नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंग महिला का मूल नाम है ये। आगे देखते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की लेखिका कौन है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किसकी है? राजेंद्र बाला घोष की है ना, राजेंद्र बाला घोष की है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधिका रमण सिंह। ध्यान रखिएगा कानों में कंगना प्रकाशन वर्ष है 1913 प्रकाशन वर्ष है और राधिका रमण सिंह का कहानी है ये।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? आपको बताना है प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी मानी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी जो है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेमचंद युग के पहले की कहानी है ये। आगे देखते हैं, राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा वृंदालाल वर्मा। वृंदालाल वर्मा हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा भगवान दीन, है ना। प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन का है। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था आप लोगों को। प्लेग की चुड़ैल अगर पकड़ ले तो कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1915 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रधर शर्मा की कौन सी कहानी हिंदी का माइलस्टोन कही जाती है? ये सभी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। लेकिन इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसने कहा था कहानी को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? क्वेश्चन है हमारा, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? आपको बताना है प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा धनपत राय। आपको इस प्रैक्टिस सेट में हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो ये मत सोचना आप लोग कि सभी प्रश्न जो है आसान ही हैं, है ना। तो हर तरह का प्रश्न लिया है मैंने। आगे देखते हैं, प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले प्रेमचंद की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो आप लोग जानते रहिएगा, सोजे वतन है, जो सन 1908 ईस्वी में ज़माना पत्रिका यानी ज़माना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुई थी, यानी ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 1908 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो सोजे वतन, है ना। सोजे वतन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, कायापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है? राइट आंसर क्या होगा? कफन में, सोजे वतन में, पंच परमेश्वर में, या दो बैलों की कथा में? राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, ईदगाह कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है? आपको बताना है ईदगाह कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये। विषय वस्तु पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। आगे देखते हैं, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण उठाया गया है या किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गरीबी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? आपको बताना है प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा सौत। प्रेमचंद की पहली कहानी जो है सौत है। 1915 में सौत कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सरस्वती पत्रिका में जो है 1915 में प्रकाशित हुआ था। ओके, आगे देखेंगे, प्रेमचंद की कौन सी कहानी प्रेमचंद्र नाम से प्रकाशित हुई थी? अब आपको बताना है प्रेमचंद की कौन सी कहानी प्रेमचंद्र नाम से प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी जो है हमारा सही जवाब है। बड़े घर की बेटी जो कहानी है, ये कहानी भी ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1910 में। ठीक है ना, प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़े घर की बेटी जो कहानी है ये भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष जो था इसका 1910 था। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है? यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। यह कथन जो है प्रेमचंद का है, खुद प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। देखते हैं, ऑप्शन ए है, प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। बी ऑप्शन है हमारा, प्रेमचंद्र ने 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। सी ऑप्शन है, प्रेमचंद की सभी कहानियाँ आदर्शपरक हैं। डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है, एक मिनट, डी ऑप्शन है, प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है। तो इनमें से असत्य कौन सा है ये आपको बताना है। देखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता जो है अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है, बिल्कुल सही है ये। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ आदर्शपरक हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, और प्रेमचंद को कहानी का सम्राट कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेमचंद की सभी कहानियाँ आदर्शपरक कहाँ है, कोई आदर्शपरक है, कोई यथार्थवादी है ना, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा गलत है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? आपको बताना है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है कफन है, 1936। ध्यान रखिएगा, 1936 में प्रकाशन वर्ष है इसका। यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी है और अंतिम कहानी संग्रह भी है। ठीक है ना, कहानी संग्रह भी पूछे तो भी कफन है, कहानी पूछे तो भी कफन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा शरणागत। शरणागत जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है, वृंदालाल वर्मा की कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा इंदु पत्रिका में। ठीक है ना, ग्राम जो इनकी कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इंदु पत्रिका में सन 1911 में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों को क्रम में लगाइए। यहाँ पे क्रम में बताना है आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले छाया 1912, प्रतिध्वनि 1928, मैं सिर्फ 12 28 ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन 1900 आप लोग ध्यान रखिएगा। आकाशदीप, सॉरी 28 नहीं है, एक मिनट, छाया जो है 12 में है, 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 31, इंद्रजाल 36। ठीक है, तो 12, 26, 28, 31,
और 36। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कहानी संग्रह इंद्रजाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? आप मैंने बता ही दिया, 1936। ये जो है कहानी संग्रह है, ध्यान रखिएगा। ये जो भी मैंने आपको अभी यहाँ पे पढ़ाया, क्वेश्चन मैंने बताया आपको, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह है, ठीक है। बाकी कहानी अलग है इनका। अगला प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का कौन सा कहानी संग्रह हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है? अब आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की वो कौन सा कहानी संग्रह है जो हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है, तो आपको राइट आंसर बताना होगा। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा छाया। छाया जो है जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह तो है ही, यह हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती का प्रकाशन वर्ष क्या है? सालवती का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1936। आगे बढ़ेंगे। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रजाल में। ध्यान रखिएगा, इंद्रजाल कहानी में जो है, इंद्रजाल कहानी संग्रह में गुंडा कहानी संग्रहित है, ठीक है, या संकलित है। आगे देखते हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद जी की किस कहानी की नारी पात्र है? आपको बताना है मधुलिका किस कहानी की पात्र है। राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार कहानी की पात्र है मधुलिका। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी इनमें से है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। तो राइट आंसर होगा सभी। ये सभी कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की है। चंदा, ममता और विशाती, सालवती, घीसू, चूड़ी वाला, है ना, ये सभी कहानियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो ध्यान रखिएगा, 69 कहानियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न है, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पूरा नाम है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। राइट आंसर हो जाएगा 1913 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कवि की स्त्री, है ना। यहाँ पे जो है सुदर्शन का है, राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो आंसर भी यहाँ पे हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सुदर्शन का है कवि की स्त्री, ठीक है। बाकी तीनों ताई, रक्षाबंधन, विधवा, ये सभी कहानी जो है कौशिक की है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कौशिक जी की कहानियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन बताना है कौशिक जी की कहानियों के संबंध में। देखते हैं। कौशिक जी की कहानी का संग्रह चित्रशाला है। बी ऑप्शन है, कौशिक जी की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। अनाख्या कौशिक जी की कहानी संग्रह है। डी ऑप्शन है, इन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा विषयों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। अपनी कहानी का विषय बनाया। इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है, इसमें से असत्य कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनाख्या कौशिक जी की कहानी संग्रह नहीं है।
कहानी संग्रह है, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये नहीं है, इनका नहीं है। तो फिर किसका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण दास का है, ठीक है ना। अनाख्या जो है कहानी संग्रह रामकृष्ण दास का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है, सुदर्शन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी कहानी सुदर्शन की नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी कहानी सुदर्शन की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा वनमाला। वनमाला जो कहानी है वो सुदर्शन की नहीं है, ध्यान रखिएगा, चंडी प्रसाद हृदयेश की है, ठीक है ना। वनमाला जो कहानी है चंडी प्रसाद हृदयेश की है। आगे बढ़ेंगे। शुकुल की बीबी कहानी किसका है। शुकुल की बीबी कहानी किसका है, निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कहानी है शुकुल की बीबी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की कहानी कौन सा है। आपको बताना है इनमें से भगवती चरण वर्मा की कहानी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो कहानी है वो भगवती चरण वर्मा की है। आगे बढ़ते हैं। दो बाकी कहानी किसका है। आपको बताना है दो बाकी जो कहानी है वो किस लेखक का है या किस कहानीकार का है। ये कहानी भी भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र की पहली कहानी कौन सी है। आपको बताना है जैनेंद्र की पहली कहानी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा खेल। जैनेंद्र की पहली कहानी जो है खेल है, जो 1928 में विशाल भारत, है ना, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। आपको बताना है जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। इसके पहले जो मैंने प्रश्न पूछा आप लोगों से वो था जैनेंद्र की पहली कहानी कौन सी है, तो खेल, जो 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, फांसी। फांसी जो है इनका पहला कहानी संग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी कौन सा है। आपको बताना है इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा स्पर्धा। स्पर्धा कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। क्वेश्चन है हमारा कि किसकी कहानियों के माध्यम से पहली बार जो है उनको हिंदी साहित्य में उस व्यक्ति को महत्व मिला। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जैनेंद्र को, ठीक है, जैनेंद्र को। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र की पहली कहानी खेल मानी जाती है, परंतु उन्होंने स्वयं किस कहानी को अपनी प्रथम कहानी माना है। क्वेश्चन है, जैनेंद्र की पहली कहानी तो खेल है ना, तो परंतु उन्होंने जो है अपनी कौन सी कहानी जो है प्रथम माना है। तो ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी, ठीक है। जैनेंद्र खुद जो है पहली कहानी अपनी कौन सी मानते हैं, तो फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह जैनेंद्र का है। इनमें से जो है कौन सा कहानी संग्रह जैनेंद्र का है। राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी जो है जैनेंद्र के कहानी संग्रह है। नीलम देश की राजकन्या भी, वातायन भी और पाजेब भी, ठीक है। दो चिड़िया भी, वातायन भी होगा, दो चिड़िया भी होगा इसमें, पाजेब भी है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री की सी प्रतीत होती है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64 का। राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी इलाचंद जोशी का नहीं है, ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा जयसंधि। जयसंधि जो है इलाचंद जोशी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जयसंधि किसका है? जैनेन्द्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? चौथे विवाह की पत्नी किसकी रचना है या किस कहानीकार की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी का है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आहुति। आहुति जो है अज्ञेय का नहीं है, इलाचंद जोशी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। खितीन बाबू किस कहानीकार की रचना है? खितीन बाबू किस कहानीकार की रचना है? तो अज्ञेय का है। ध्यान रखिएगा, अज्ञेय की कहानी है खितीन बाबू। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अमर वल्लवी ये तेरे मेरे प्रतिरूप किसके कहानी संग्रह हैं? अमर वल्लवी ये तेरे मेरे प्रतिरूप किसके कहानी संग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा, अज्ञेय का है। ठीक है, राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरणार्थी कहानी संग्रह किस लेखक का है? शरणार्थी कहानी संग्रह किस लेखक का है? राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कहानी जो है अज्ञेय का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती गजानन शस्त्रावली। ठीक है ना, ये कहानी जो है अज्ञेय का नहीं है, निराला का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती उन्मादिनी किसका कहानी संग्रह है? बिखरे मोती और उन्मादिनी किसका कहानी संग्रह है? एक मिनट, आप लोग आंसर करेंगे, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। बताएंगे आप लोग, बिखरे मोती और उन्मादिनी किसका कहानी संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिखरे मोती और उन्मादिनी जो है कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। आगे देखते हैं। ढांची, पिंजरा और गोखरू किस लेखक की कहानियाँ हैं? ढांची, पिंजरा और गोखरू किस लेखक की कहानी है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अश्क। ये सभी कहानी जो है उपेंद्रनाथ अश्क के हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है? किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा का। आगे देखते हैं। पर्दा, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? पर्दा किसका कहानी है? यशपाल, यशपाल का कहानी है पर्दा। आगे देखते हैं। उत्तमी की माँ किसकी कहानी है? उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, सच बोलने का, झूठ बोलने का जो है ऐसे है ना, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से कल बताया था। तो ये सभी कहानी जो है किसके हैं? तो उन्हीं में से एक कहानी है उत्तमी की माँ, यशपाल। राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। ठीक है, फूलों का कुर्ता भी इनका है। आगे है, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ किसकी कहानी है? यशपाल का है, ये भी कहानी यशपाल का ही है, टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। आगे देखते हैं। कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है?
सच बोलने की भूल, पिंजरा, फूलों का कुर्ता, भस्मावृत, चिंगारी। कौन सी कहानी संग्रह इसमें जो है यशपाल का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पिंजरा। पिंजरा जो है उपेंद्र नाथ अश्क का है, ठीक है। बाकी सारे जो हैं यशपाल की कहानी है। अगला प्रश्न है, धरती अब भी घूम रही है, किसका कहानी संग्रह है? धरती अभी भी घूम रही है, किसका कहानी संग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रभाकर का। जिंदगी की थेपड़े, धरती अभी घूम रही है ना, ये सभी कहानी जो है विष्णु प्रभाकर के हैं। अगला प्रश्न है, खिलौने, एक और कुंती, आखिर क्यों, किसकी कहानियाँ हैं? खिलौने, एक और कुंती, आखिर क्यों, ये सभी कहानियाँ किसके हैं? राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ये सभी कहानियाँ जो है विष्णु प्रभाकर के हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहे टोटल 80 प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको सही लगे होंगे और मेरे ख्याल से सभी प्रश्न आपसे सही भी हुए होंगे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।